नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बात में आपका स्वागत। इस बार बात होगी आदिवासियों को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगी हुई है, अपनी तरफ मिलाने की जुगत में लगी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अचानक भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के प्रति ये प्रेम बढ़ गया है? हालांकि इस मामले में अलग अलग विचार हैं, जो विश्लेषक हैं वो अलग अलग बातें कहते हैं। कई विश्लेषकों का ये मानना है कि जो 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए आदिवासी बाहुल इलाके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसके जो परिणाम रहे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से आदिवासियों की शरण में जाने पर मजबूर किया। वहीं दूसरी ओर कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि आदिवासियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2018 के बाद से लगातार किसी न किसी तरीके के छोटे छोटे कार्यक्रम करती रह रही है और उसे अपने साथ उन वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है जो कांग्रेस पार्टी के परंपरागत वोटर के तौर पर जाने जाते हैं। बात इसी पर होगी विस्तार पूर्वक। कैसे? अभी दरअसल ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि आदिवासी को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कई कदम उठा रही है। एक तरफ जहां उनको जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी बीते दिनों पिछले साल की हम बात करें 2021 से शुरू करें तो उन्होंने 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का काम किया। फिर उसके बाद मानगढ़ में अभी हाल में आदिवासियों के बीच गए, वहाँ पर उन्होंने आदिवासियों को संबोधित किया, जहाँ पर बड़ी संख्या में राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को लाया गया था। वहीं अब जो है वो ताज़ा जो खबर है वो ये कि आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक जो है मोहन भागवत, वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में 3 दिवसीय उन्होंने दौरा किया था। इस दौरे के दौरान उन्होंने जो आदिवासियों के बड़े नेता के तौर पर जिनको जाना जाता है दिलीप सिंह जुदेव, उनकी मूर्ति का अनावरण किया। खास बात यहाँ पर यह है कि इस मूर्ति का अनावरण 9 साल से लंबित था। इसकी जो घोषणा थी वो साल 2013 में जब रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, तब उन्होंने उस प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी, जिसका अनावरण अब हुआ है। हालांकि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात कहती रही कि कई अलग अलग कारण रहे जिसकी वजह से ये अनावरण जो है वो टलता रहा और उसके बाद सबसे लंबा समय जो है वो कोविड के कारण निकल गया। खैर, लौटते हैं हम अपने मुद्दे की बात पर कि आखिर आदिवासियों को जोड़ने की ये जो जुगत है वो क्यों करनी पड़ रही है। संघ की एक इकाई है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, उसका कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ में उस कार्यक्रम में मोहन भागवत गए थे, जहां पर इन्होंने जसपुर में जुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। जुदेव जो थे उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर जाना जाता है, बड़े आदिवासियों के नेता के तौर पर जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं। हालांकि जब माना जा रहा था कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनेगा, तो जुदेव जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, पर उसके पहले उनके ऊपर जो तमाम खनन और इस तरीके की चीज़ों में पैसे के लेन देन का आरोप लगा, जिसके चलते वो पहले मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। रमन सिंह को उनकी जगह मिली थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और वही रमन सिंह जिन्होंने घोषणा की थी और उनके घोषणा के 9 साल बाद इस प्रतिमा का अनावरण हुआ। खैर, अब इस कार्यक्रम के बाद मोहन भागवत के मूर्ति के अनावरण करने और आदिवासी बाहुल इलाके में 3 दिवसीय दौरे के बाद एक बार फिर से इस चीज़ की बहस तेजी से छिड़ गई है। उसके पीछे की जो गणित है थोड़ा सा उसको समझेंगे, पर उसके पहले जरा नज़र डाल लेते हैं हम इस बात पर कि अभी जो लगातार आदिवासियों को जोड़ने के क्रम में कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी में मध्य प्रदेश में पेसा कानून को लागू किया गया पहली बार। अब बीते 15 नवंबर को ही इस कानून को मध्य प्रदेश में लागू किया गया। 1996 में ये कानून पारित हुआ था और तब से ये लंबित था, तब से इसको वहाँ पर लागू नहीं किया गया था। पेसा जो कानून है, यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, ये जो कानून है वो 1996 में पारित हुआ था, तब से मध्य प्रदेश में इसको लागू नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश में अभी बीते 15 नवंबर को शहडोल इलाके में इसे उस वक्त लागू किया जब खुद वहाँ पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहीं। द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में
इस पेशा कानून को लागू किया गया था। पेशा का जो कानून है उसमें ग्राम सभाओं के विकास योजनाओं को की मंजूरी देने और सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देने वाला ये कानून है। गुजरात में हालांकि इसे लागू किया गया था साल 2017 में। 8 जो आदिवासी बहुल इलाके ज़िले हैं जहां पे आदिवासियों की बड़ी संख्या है, उन 8 ज़िलों में इसको गुजरात में 2017 में लागू किया गया था, जिसको चुनाव में उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मजबूती से उठाया गया था। और फिर इस चुनाव के पहले भी आदिवासियों को जोड़ने के क्रम में ही मानगढ़ में प्रधानमंत्री गए थे। पहली बार वो बतौर प्रधानमंत्री आदिवासियों के उस कार्यक्रम मानगढ़ पहुँचे थे। अब जो इसको लेकर के आदिवासियों को जोड़ने के क्रम में जो बातें हो रही हैं उसके पीछे जो आंकड़े हैं, जरा उन आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल 2023 में चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में 2018 में चुनाव हुए थे। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा की कुल सीटें हैं वो हैं 90, जिसमें अभी वर्तमान समय में हम बात करें तो 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं और माफ़ कीजिएगा 71 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं और 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हैं। अब जब हम आदिवासी बाहुल इलाके की बात करते हैं तो एसटी जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है वो है 29। उसमें से 27 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। उसमें जो अंबिकापुर और जसपुर का जो इलाका है जहां पर अभी मोहन भागवत गए थे, जहां उन्होंने जुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया, उस क्षेत्र में जो विधानसभा की सीटें हैं 14, वो 14 की 14 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें गंवानी पड़ी थी। एक तो ये पहला कारण। दूसरा, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का इलाका है जहां पर आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है, जहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं और जो वहां के चुनाव को प्रभावित करते हैं, उन इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त रूप से सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं। साल 2018 में जब चुनाव के परिणाम आए थे तो उसमें 114 सीटें कांग्रेस पार्टी के हिस्से में गई थी और 109 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। हालांकि अब ये आंकड़े बदल चुके हैं। अब उसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जो बाद में सरकार गिरी, तमाम विधायकों का इधर से उधर होना हुआ, विधायकों ने इस्तीफा दिया। ये सारा घटनाक्रम चला था जो हम सब देखते और पढ़ते रहे थे, सुनते रहे थे। पर अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं आरक्षित सीटों की बात किया जाए तो 47 सीटें हैं वहाँ पर आरक्षित, जिसमें 31 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 16 सीटें आती हैं। ये सीटें हो गई जो विधानसभा चुनाव 2018 में देखने को मिली थी। पिछले जो विधानसभा 2018 का जो चुनाव था इन दोनों राज्यों में, उसमें आदिवासियों के जो इलाके थे उसमें भाजपा को बड़ी संख्या में नुकसान उठाना पड़ा था। अब जो समीकरण है वर्तमान समय में, उस पर भी हम थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। साल 2018 में जिस समय चुनाव हुए थे, वो हम जो आंकड़े की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, दरअसल चूँकि कार्यक्रम मध्य प्रदेश में रखा गया था और ये बड़ा कार्यक्रम था जिसके बारे में अभी हम आपको और विस्तार बताएंगे, उसमें जिस 47 सीट की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो 47 सीटें वो हैं जो आरक्षित हैं। इसके अलावा करीब करीब 78 सीटें ऐसी हैं जिन पर इनके साथ साथ 47 सीटों के साथ साथ 78 सीटें ऐसी आती हैं, यानी 31 सीटें और ऐसी हैं जिन पर आदिवासियों का सीधा सीधा प्रभाव रहता है। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं, 4 से 6 सीटें ऐसी भी हैं जिस पे आदिवासियों की संख्या तो है पर वो इतनी ज़्यादा नहीं है जो चुनाव को सीधे रूप में, प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर पाएँ। तो कुल सीटें जो है वो 2018 के हिसाब से अगर हम देखें तो जब हम वो सीटें जिस पर मजबूती से, जो आरक्षण के साथ साथ जिस पर मजबूती से आदिवासियों की संख्या है, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा जो 84 सीटें अगर हम देखी जाए, जिस पे जो कम प्रभाव वाली जो सीटों को मिला करके भी देख रहे हैं, तो 84 सीटें जो ऐसी हैं जिस पर आदिवासियों का या तो मजबूती से पकड़ है या उस सीट पर आदिवासियों की मौजूदगी है, उन सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में केवल 34 सीटें आई थीं। वहीं जब हम 2013 के चुनाव की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश की, तो उन चुनावों में
इन्हीं 84 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 59 सीटें आई थी, यानी 25 सीटों का सीधा सीधा नुकसान साल 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था इन आदिवासी बाहुल इलाकों के 84 सीटों पर मध्य प्रदेश में। ये वो स्थितियां हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अब आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने के लिए इतनी सारी जुगत करनी पड़ रही है। बीते 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम होता है जहां पर खुद देश की राष्ट्रपति मौजूद थीं, जहां पर पेसा कानून को लागू करने की बात कही जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हैं। इसके ऐतिहासिक बताने के पीछे भी वजह है। दरअसल इसके ऐतिहासिक बताने के वजह के पीछे का जिक्र करते हुए उन्होंने खुद ये बात कही कि साल 2021 में 15 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में थे तो उन्होंने आदिवासियों के जो सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस यानी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। ये जो घोषणा थी वो आदिवासियों के लिए बड़ी घोषणा थी, आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा थी, इसलिए इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की थी उस वक्त इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के बारे में विस्तार पूर्वक बात किया था। अभी जब 15 नवंबर को जिस समय G20 की बैठक में प्रधानमंत्री थे उस समय भी उन्होंने आदिवासियों के नाम पर संदेश दिया था। इस संदेश में उन्होंने ये बात कही थी कि जो आदिवासी हैं वो केवल जो बिरसा मुंडा के लिए कि जो वो बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आज़ादी है उसके महानायक नहीं थे, बल्कि वो हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। तो ये आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने के क्रम में भाजपा के ये सारे प्रयास लगातार निरंतर चल रहे हैं। इस तरीके के और छोटे छोटे कई प्रयास भी मध्य प्रदेश और बाकी इलाकों में होते रहे हैं। जैसे एक स्टेशन का नाम बदल करके और उस स्टेशन का नाम बदल करके और आदिवासी नेता के तौर पर रखा गया। फिर उसके अलावा अभी शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की कि वो सभी जो आदिवासी बाहुल इलाके हैं जिनके ज़िले हैं उन ज़िलों पर आदिवासी नायकों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, जिसमें भीमा नायक और तात्या मामा का जिक्र उन्होंने किया कि इन प्रतिमाएं लगाई जाएंगी सारी उन ज़िलों में जहां पर आदिवासी रहते हैं, बड़ी संख्या में आदिवासी हैं और जो सीधे तौर पर स्पष्ट है कि सीधे तौर पर वो जिन जगहों पर आदिवासी चुनाव को प्रभावित करते हैं उन सभी जिलों में प्रतिमा के स्थापित करने की बात कही गई आदिवासी जो नेता हैं उन लोगों की। अभी जो पेसा कानून लागू किया गया वो मध्य प्रदेश के 6 जिलों में पूर्णतः इसको लागू किया गया। इसके अलावा राज्य के 14 ऐसे ज़िले में भी इसको लागू किया गया जहां पर आदिवासी रहते हैं। इसके उन ज़िलों के कई इलाकों में जो आदिवासी बाहुल इलाके हैं उन इलाकों में इसको लागू किया गया। अब ये जो सारी कवायद है, इस सारी कवायद पर सवाल उठना भी लाजिम था। कमलनाथ आगे आए, उन्होंने ये बात कही कि 20 सालों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो आखिर 20 वर्षों में इस कानून को लागू क्यों नहीं किया जा पाया। जाहिर सी बात है कि जब चीज़ें होंगी तो सवाल उठेंगी ही। कमलनाथ ने चूंकि 1996 से ये कानून पेंडिंग था और अभी तक वो लागू नहीं हो पाया था, इसलिए कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार और पार्टी पर सवाल उठाया, साथ ही उस घोषणा पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरीके की चीज़ें, चूँकि अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं गुजरात में और ऐसे समय में ये घोषणाएं जो हैं वो हर सारी जो घोषणाएं हैं वो चुनाव के दृष्टिकोण से और चुनावों से जोड़ करके ही देखी जाती हैं। शायद इसी के चलते इस तरीके के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर लगने लगे। अब चूंकि जब पेसा कानून को लागू कर दिया गया और ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर आपको बताई, इसके क्रम में आदिवासियों को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, लगातार इस तरीके की कई योजनाओं को ला रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत जोड़ो आंदोलन के सहारे, इस समय भारत जोड़ो यात्रा के सहारे अपने साथ लोगों को जोड़ने में लगी हुई है। कई जो इस तरीके के इलाके हैं उनसे गुजरती हुई जो राहुल गांधी की यात्रा है उसको केंद्रित किया गया है, कई ऐसे नेता उस यात्रा में शामिल होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरफ जहां इन आदिवासी वोटर्स को जोड़ने के लिए भाजपा जुगत में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि आदिवासी कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कभी जुड़े रहे, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से उनका दुराव हुआ,
ऐसे में एक तरफ जहां भाजपा फिर से उनको अपने साथ ला करके अपने को मजबूत करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने परंपरागत वोटों को हासिल करने की जुगत में लगातार लगी हुई है, लगातार प्रयास कर रही है। आदिवासी वोटरों को जोड़ना इसलिए भी तमाम पार्टियों की ज़रूरत और मजबूरी है क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासी वोटर्स, अगर आदिवासी इनसे दूर हो गए तो फिर सत्ता के दरवाजे इनके लिए बंद हो जाते हैं। सत्ता की जो चाबी है वो इन दलों से दूर हो जाती है। शायद यही कारण है कि जो दोनों दल हैं, दोनों प्रमुख दलों के अलावा जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं वो भी अपनी अपनी जगहों पर इन वोटर्स को जोड़ने की जुगत में रहते हैं, इनको रिझाने में लगे रहते हैं। ऐसे में अब ये जो घोषणाएं हैं, प्रधानमंत्री की घोषणा हो या खुद मोहन भागवत की घोषणा हो, तो ये सारी चीज़ें जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से, चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और वो भी तब जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर्स जो है चुनाव को प्रभावित करते हैं। पिछले चुनाव में वहां पर भी कांग्रेस को, जो गुजरात के आदिवासी इलाके थे वहां पर भी कांग्रेस को सीधा सीधा फायदा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। और इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको, जब हमने नरेंद्र मोदी जी के बतौर प्रधानमंत्री मानगढ़ जाने के वाला एपिसोड किया था तो उसमें विस्तार पूर्वक बताया भी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आदिवासी वोटर्स को जोड़ने में भाजपा और कांग्रेस कितना कामयाब हो पाते हैं। दोनों जो ये दल हैं वो इनको अपने साथ कितना जोड़ पाते हैं, और जो आदिवासी हैं वो ये जो तमाम घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को स्वीकार कर भाजपा के साथ जाते हैं या फिर अपने परंपरागत साथ को निभाते हुए ये कांग्रेस के साथ जुड़े रहते हैं। बहरहाल इसका जुड़ाव कितना और कैसे होगा ये तो हमें उन वोटों से पता चलेगा जो वोट साल 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ेंगे। इसके अलावा अभी जब गुजरात के चुनाव परिणाम आएंगे तब भी स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगी कि आदिवासियों का फिलहाल कितना जुड़ाव भाजपा या कितना जुड़ाव कांग्रेस के साथ है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।